हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं ट्वाइस इन अ ईयर। एक बार जून में कंडक्ट होते हैं और एक बार दिसंबर मंथ में। और ये एग्जाम ली जाती है कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप की एलिजिबिलिटी तय करने के लिए। तो ये पूरी डिटेल इस वीडियो में हम लेते हैं कि वैलिडिटी पीरियड क्या रहती है जेआरएफ सर्टिफिकेट की और नेट सर्टिफिकेट की, फेलोशिप अमाउंट क्या होती है जेआरएफ की, एज लिमिट क्या है, कौन एप्लीकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जेआरएफ टू एसआरएफ कन्वर्ट कैसे होते हैं, क्या रूल्स है एक्सेट्रा। तो पूरी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करते हैं। जो नए कैंडिडेट्स हैं वो जरूर जानने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाया गया है कि वो इसे पूरी तरीके से समझ सके। हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि सीएसआईआर यूजीसी नेट के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी तय होती है असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप के लिए। तो वो सब्जेक्ट्स हैं केमिकल साइंसेज, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। तो ये बेसिकली पांच सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए नेट परीक्षा सीएसआईआर कंडक्ट करवाती है, मीन साइंस सब्जेक्ट्स। चलिए आगे और बात कर। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपको सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठना, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होती है उसमें अपियर होना है। तो एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, बीएस 4 years, BE, BTech, B Pharma, MBBS with at least 55% marks for unreserved or general category, general EWS and OBC candidates and 50% for SC ST। तो जनरल या अनरिजर्व्ड आप कह सकते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए एमएससी में, मास्टर्स ऑफ साइंस, या फिर बीएसएमएस, बीएस4, बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस में। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होनी चाहिए इन सब में से किसी भी एक डिग्री में। एंड पीडब्ल्यूडी के लिए भी 50% मार्क्स होने चाहिए। चलिए आगे बात करें हम। एग्जामिनेशन 200 मार्क्स की होती है, एमसीक्यू होती है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 3 घंटे की लगातार एक एग्जाम होती है जिसमें कि ब्रेक नहीं दिया जाता है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में होता है। टोटल 200 मार्क्स होते हैं और उसमें से सभी के सभी एमसीक्यू होते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अब जो होने लगे एग्जाम्स वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। सीबीटी मींस कंप्यूटर पर आपको बैठ के एग्जामिनेशन देनी होती है। एक कैंडिडेट सिर्फ जेआरएफ के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं या फिर लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई होते हैं और साथ में अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपको मिल जाती है जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर करने की। दोनों की ही एलिजिबिलिटी आपको, दोनों की ही रिक्वायरमेंट आपके पास हो जाती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होती है। लेकिन अगर सिर्फ आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एलएस के लिए सिर्फ भरा है अगर फॉर्म, तो फिर आप जेआरएफ, अगर आपको जेआरएफ के कट ऑफ आ भी जाए तो आप जेआरएफ आप नहीं ले सकते। 2 केसेस में, यदि अगर आपकी एज लिमिट ओवर हो जाए या फिर दूसरे केस में कि आपने फॉर्म सिर्फ एलएस या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरी है, तो फिर आप जेआरएफ की स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते अगर जेआरएफ के बराबर कट ऑफ भी आई हो तो भी। तो अगर आप जेआरएफ चाहते हैं तो जेआरएफ के लिए आपको फॉर्म फिल करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि जेआरएफ भी आप फिल करें। चलिए अब बाकी की डिटेल हम ले लेते हैं कि वैलिडिटी पीरियड क्या होती है और बाकी के चीजें। मास्टर्स के अलावा बीएससी ऑनर्स वाले कैंडिडेट्स या एमएस पीएचडी वाले कैंडिडेट्स भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें वैलिडिटी पीरियड जो होती है वो जेआरएफ की, वो 2 साल की वैलिडिटी पीरियड होती है। इसके अंदर रजिस्टर होना होगा पीएचडी के लिए या एनरोल होना होगा, या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको एनरोल होना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे सीएसआईआर फेलोशिप के लिए। मींस जो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं कैंडिडेट्स, उनकी वैलिडिटी पीरियड होती है 2 years। अब 2 years कहां से होती है? तो 2 years होती है फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड ऑफ द लेटर। तो कई बार होता है कि लेटर बहुत बाद में आता है और आपके रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो जाते हैं, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि 2 साल कहां से? तो 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड ऑफ लेटर टू वैलिडिटी पीरियड ऑफ जेआरएफ इज 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड ऑफ द लेटर।
JRF लेटर। अभी अगर BSc ऑनर्स कैंडिडेट और उन्हें अपीयर होना है तो वो अपीयर हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर अगर JRF उन्होंने क्वालिफाई कर ली तो उसका फायदा तभी उठा सकते हैं जब वो कैंडिडेट रजिस्टर हो जाए PhD के लिए, इंटीग्रेटेड PhD के लिए एनरोल हो जाए 2 साल की वैलिडिटी पीरियड के अंदर। लेकिन वो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तब भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास मिनिमम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर PhD हो जानी चाहिए उसके बाद। तो उन्हें वेट करना पड़ेगा उनके मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने तक के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अपर एज लिमिट क्या होती है? JRF के लिए मैक्सिमम 28 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2020। तो अगर 2020 की एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हैं तो 28 साल मैक्सिमम होने चाहिए। Upper age limit may be relaxable up to 5 years in case of SC, ST, persons with disability, PWD/female applicants। तो फीमेल का एप्लीकेंट्स के लिए SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन हो सकती है। अदरवाइज 28 ईयर्स है उसकी अपर एज लिमिट और 3 साल की रिलैक्सेशन हो सकती है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, पार्टी एप्लीकेंट्स के लिए। लेक्चररशिप या AP या LS के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब एक बार आपके पास सर्टिफिकेट मिल गई तो लाइफ टाइम आप उसके लिए लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम पीरियड उस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं और एलिजिबल रह सकते हैं। लेकिन JRF के लिए 2 साल के अंतर्गत आपको ये करना होता है और JRF की जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट है वो 28 साल है। लेक्चररशिप के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज लिमिट के हो आप वहां पर एग्जाम अपियर होना चाहे तो बिल्कुल अपियर हो सकते हैं, उसकी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। स्टाइपेंड अमाउंट की अगर बात की जाए तो स्टाइपेंड JRF सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अभी जो करंट रेट चले वो 31,000 रुपीज पर मंथ होते हैं। ये फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए दी जाती है, 31,000 पर मंथ मंथली दी जाती है 2 साल तक। इसके अलावा 20,000 रुपए एनुअली साल में एक बार हर फेलो हर मींस JRF कैंडिडेट के लिए यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली कंटिजेंसी अमाउंट दी जाती है उनके रिसर्च वर्क में सपोर्ट करने के लिए। लेकिन कैंडिडेट को पर मंथ उनके बैंक अकाउंट में 31,000 रुपीज पर प्लस HRA भी मिलते हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है। ये 2 साल के लिए होता है। उसके बाद जो थर्ड ईयर से आप SRF में कन्वर्ट होते हैं, तो SRF में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसकी अमाउंट आपकी 35,000 रुपीज पर मंथ होती है। तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। अब बात करते हैं कि JRF 2 साल के लिए और SRF नेक्स्ट 3 ईयर्स मींस टोटल 5 ईयर्स के लिए हो गई आपकी। अगर आपने एक बार अब JRF टू SRF कन्वर्जन के क्या रूल्स है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले JRF टू SRF ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाती थी, हालांकि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें लिखा होता है कि JRF टू SRF के लिए कन्वर्जन के लिए एक कमिटी पैनल बैठेगी, वो रिव्यू करेगी दूसरे साल JRF के एंड में कि आपका सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया, अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, सेटिस्फैक्टरी वर्क है या नहीं उसके बाद। लेकिन ये ऐसा होता नहीं था, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होती थी, लेकिन सडनली जो है उसको स्टॉप किया गया और अभी पूरी तरीके से उसको रिव्यू किया जाता है। कमिटी मेंबर्स 3 या 5 लोगों की कमिटी मेंबर होती है और वो उसे अच्छी तरीके से देखते हैं कि आपका क्या वर्क हुआ 2 साल में JRF के दौरान, और उसके बाद ही थर्ड ईयर। और इस तरीके से हर साल SRF के थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर पे भी फिर से इवैल्यूएशन होती है आपके वर्क को, और तभी जो है फेलोशिप अमाउंट बार बार रिन्यू की जाती है। तो ये ऐसा आया 2019 अक्टूबर में जब UGC ने सडनली ऑटोमेटिक कन्वर्जन टू SRF स्टॉप कर दिया। हालांकि पहले, इसके पहले 2019 के पहले JRF जिन कैंडिडेट्स को मिल जाती थी उन्हें ऑटोमेटिकली SRF भी दे दी जाती थी, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया और पैनल बैठेगी, कमिटी बैठेगी और आपके वर्क को JRF 2 इयर्स एंड पे आपके वर्क को एसेस किया जाएगा। सेटिस्फैक्टरी होने के केस में ही उसको फिर से ये रिन्यू किया जाता है। और हर साल जो है SRF 3 साल की होती है, तो हर साल उस वर्क को रिन्यू करने के पहले, अमाउंट को रिन्यू करने के पहले आपके वर्क को एसेस किया जाता है एज अ रिसर्च स्कॉलर। थैंक यू वेरी मच।